दोस्तों नमस्कार। आज के संडे वाले वीडियो में हम 100 प्रश्न देखते हैं। जीएस का फुल टेस्ट होता है। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा यदि आप सारे टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ते बढ़ते हम स्टैंडर्ड तक जाएंगे और तब तक भर में आपके सारे टेस्ट अगर सॉल्व होते हैं तो आप देखिएगा कि आप क्या कमाल करके आते हैं। कमेंट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ इस टेस्ट में और आप बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। इसके लिए जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा उसी समय आप ऑप्शन देख करके पॉज करके अपना जो उत्तर है उसको टिक कर लीजिएगा। फिर मैं उत्तर बोलूँगा, उससे मिलान करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। ठीक है ना। तो एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, तो ये सकल राष्ट्रीय आय होता है। आपको बताऊं दोस्तों, मैं आज की वीडियो में जो 100 प्रश्न है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, सिर्फ उत्तर बोलता जाऊंगा। तो डेली की तरह आज एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? देखिए, प्रकाश की चाल यहाँ पूछता है तो सबसे कम वहाँ होगी जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा। ध्वनि की चाल ठीक उल्टा होता है, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उसमें सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगी? इसमें से कांच में। अगर पूछा जाता प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी तो निर्वात में, क्योंकि घनत्व लगभग नगण्य होता है, वायु नहीं होता निर्वात, तो निर्वात में होता है। ध्वनि की चाल अगर पूछेगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में तो ध्वनि जा ही नहीं सकती, क्योंकि ध्वनि की चाल, ध्वनि को एक दूसरे स्थान पे जाने में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ध्वनि जीरो, मतलब उसकी चाल जो होगी शून्य होगी, ध्वनि वहाँ पे गमन नहीं करेगी। ठीक, और कांच में सबसे ज़्यादा करेगी, क्योंकि यहाँ पे कांच का घनत्व सबसे अधिक है। हालांकि यहाँ पे हम प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर सबसे कम कांच हो जाएगा। विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि हाल ही में शामिल हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि प्रतिभूतियां कब बेचेगा? कब अपना जो है सोना और अन्य जो प्रतिभूतियां हैं बेचेगा दोस्तों? जब उसको लगेगा कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, मुद्रा बहुत ज़्यादा हो गई है और मुद्रास्फीति बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो क्या करेगा? ऐसा कुछ काम करेगा कि मुद्रा की जो उपलब्धता है वो कम हो मार्केट में, ठीक है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सके। तो इसके लिए क्या करेगा? प्रतिभूतियों को बेचेगा। प्रतिभूतियां बेचने से उसके पास मुद्रा आएगी, इस तरह से मार्केट में मुद्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकता है? इसका एक प्रभाव और हो सकता है कि ब्याज दर जो है, जो पैसा जमा करने पर ब्याज देता है बैंक आपको, उसको बढ़ा दे। जब वो बढ़ाएगा तो लोग क्या करेंगे? बैंकों की तरफ जाएंगे, बैंक में पैसे जमा करेंगे ताकि ब्याज उनको ज़्यादा प्राप्त हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बाजार से मुद्रा जो है कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और बेरी विटामिन बी की कमी से। ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, जिससे पीछे की आती हुई गाड़ी वगैरह को आप देखते हैं? वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, मुद्रा अवमूल्यन अर्थात मुद्रा का मूल्य का घट जाना। किससे घट जाना? यह सापेक्षिक एक संकल्पना है, किसी प्रमुख मुद्रा के सापेक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य का गिर जाना क्या हो जाएगा? ये मुद्रा अवमूल्यन। बादलों की गरज सुनाई देने के पहले अक्सर तमाम देश निर्यात बढ़ाने के लिए भी कभी कभी हथकंडे के रूप में मुद्रा अवमूल्यन का प्रयोग करते हैं, जैसे चाइना ने कई बार किया है ऐसा। भारत ने भी आज़ादी के बाद से 3 बार कुल मुद्रा के मूल्य में गिरावट अर्थात अवमूल्यन किया है। एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मुद्रा अवमूल्यन में 2 बातें छिपी होती हैं। पहला,
आंतरिक बाजार अर्थात देश के अंदर, एक होता है बाह्य मार्केट अर्थात जो विदेश व्यापार होता है। तो आंतरिक व्यापार में तो मुद्रा की कीमत स्थिर रहती है, लेकिन बाह्य व्यापार की अगर सापेक्ष देखा जाए तो उसमें मुद्रा की मूल्य में गिरावट की जाती है। तो ये एक हथकंडा प्रमुख अपनाया जाता है निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए कभी कभी देशों के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये इस पर काफ़ी शर्तें और काफ़ी वैश्विक समुदाय जो बड़े बड़े देश हैं इसमें शर्तें आरोपित करते हैं और इसको सही नहीं मानते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आंतरिक व्यापार में जो है स्थिर रहेगी कीमत, ये ध्यान रखिएगा। बादलों की गरज सुनाई देने के पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? सीधी सी बात है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इतनी तेज गति करता है प्रकाश। वहीं ध्वनि का जो वेग होता है लगभग 320 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। यही कारण है कि प्रकाश की जो है गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए बादलों की गरज बाद में सुनाई पड़ती है, बिजली की चमक पहले ही हमको दिखाई पड़ जाती है। तो इसका ए उत्तर होगा। अमीर खुसरो जो है किसके समकालीन थे? तो एकमात्र कलाकार थे जिन्होंने सल्तनत काल के 6 जो प्रमुख शासक थे उनके शासनकाल को देखा था और अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो इनका नाम था, दरबार में रहते थे, ठीक है। सी, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो दिन रात दो चीज़ें हैं, दिन रात और ऋतु परिवर्तन। तो दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन मतलब अपनी धुरी पर जो नाचती है, जैसे लट्टू नाचता है। और दूसरा होता है गति, पृथ्वी का परिक्रमण, इससे ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये इसको परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, और दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत, ये पूछा हुआ प्रश्न है, वर्ष 2008 में हुई राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो चीनित मिश्रण है, साधारण नमक भी NaCl मिश्रण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिश्रण है, लेकिन हीरा मिश्रण नहीं है, कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा मिश्रण नहीं है। सी इसका उत्तर। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, बाकी सबका अलग अलग काम था। किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था सबसे पहले पालतू। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? तो जो अभी तक शोध हुए हैं उनके अनुसार जो पहिए का उपयोग हुआ सबसे पहले वो बर्तन बनाने के लिए हुआ। बर्तन बनाते हैं ना पहिए पर ही, पहिए को आधार बना करके, तो उसी के लिए सबसे पहले हुआ। बाद में लोगों को दिमाग आया कि इसको हम बैल में या किसी जानवर में जोड़ करके गाड़ी भी बना सकते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? तो ये तीर्थंकर मानते हैं, तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, ठीक है ना। तो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, कुल 24 तीर्थंकर थे। जो लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। ऋषभ देव वो पहले तीर्थंकर थे। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध इनमें से किस वायसराय से है? तो जॉन लॉरेंस ने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी, कहाँ पे? अफगानिस्तान में। जब प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने देखा कि अफगानों से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, तो जॉन लॉरेंस ने एक बहुत विवेकपूर्ण नीति कह सकते हैं उनके संदर्भ में, कुशल अकर्मण्यता की नीति। अकर्मण्य मतलब अकर्मण्य हो जाना, कुशल मतलब कुशल होकर के, अकर्मण्य होकर के फिर भी कुशल रहना, मतलब कि ध्यान देते रहना, सजग रहना वहाँ पे हो रही घटनाओं को। तो इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए अफगान से, ठीक है, लेकिन वहाँ के प्रति सजग रहे हमेशा। रूसी आक्रमण का भी खतरा था, उसके प्रति भी हमेशा मतलब नज़र बनाए रखी, मैत्री संबंध बनाते हुए भी। हालांकि बाद में लिटन आता है और वो आक्रामक नीति अपनाता है, बाद में उसका परिणाम क्या होता है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा फिलहाल जॉन लॉरेंस होगा। किसने धर्म को अफीम कहा है? तो मार्क्स ने जो है, कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? फेडरल का यूज़ हुआ ही नहीं है भारतीय संविधान में कहीं भी, ये ध्यान रखिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो भाग 1 में दिया हुआ है अनुच्छेद 1 में कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ है, तो सी इसका उत्तर है।
ये यूनियन और फेडरल में अंतर है। फेडरल भी संघ होता है, यूनियन भी संघ होता है, लेकिन यूनियन के अर्थ में और फेडरल के अर्थ में ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है। ये यूनियन एकजुटता को दिखाता है और फेडरल जो है ये शासन की एक प्रणाली, संघवाद को दर्शाता है। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली, दो प्रणालियाँ होती हैं। एकात्मक में क्या होता है थोड़ा सा आपको बता ही दूँ, हालांकि एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर ये बात आई है। तो एकात्मक शासन प्रणाली जहाँ पे केंद्र के पास ही समस्त शक्ति हो, केंद्र ही सब कुछ हो और शक्तियाँ जो है हों लेकिन वो दृश्य न हो। जबकि संघवाद क्या होता है, इसमें स्पष्ट विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का। जैसे हमारे यहाँ राज्य सूची है, संघ सूची है। ठीक है, तो संघ अपने सूची के विषय पर कानून बनाएगा, राज्य अपनी सूची के विषय पर कानून बनाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अपवाद हैं, यहाँ पे पूर्णतः संघवाद नहीं है, एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए अर्धसंघीय कहा जाता है शासन प्रणाली को भारत के। फिलहाल जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सी इसका उत्तर होगा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए आयु 25 वर्ष है। ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो 21 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष है राज्यसभा और विधान परिषद जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। राज्य सरकार को 35 वर्ष है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 356 की बात कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको बर्खास्त कर सकता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राजदूत की तो की जाती है, प्रधानमंत्री की भी की जाती है, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। डी इसका जो है उत्तर है। निम्न में से किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धन निष्कासन को ऋण कुचक्र कहा? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ठीक है, सी इसका उत्तर है। किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की कौन सी मुद्रा कहलाती है? जो मुख्य कार्य सारे भुगतान, लेन देन, हिसाब किताब, तो ये देश की प्राइम जो मुद्रा है कही जाती है, प्रधान मुद्रा कही जाती है। बी इसका उत्तर होगा। आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आसनसोल में एक स्थान है कुल्टी, है ना, कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका उत्तर है। अब ये दिया है कि किस अंग्रेज ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके मत में क्या कहा है? तो पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो ये सर जॉन लॉरेंस ने कहा है, बिल्कुल सही है, यही पहला ही होगा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़राइली ने कहा था। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये LR रीस ने किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सामंतवादी प्रतिक्रिया एक कह सकते हैं, किसने कहा? मिस्टर के ने ये कहा था सामंतवादी प्रक्रिया। तो इसका 1, 2, 3, 4 उत्तर हो जाएंगे। ए इसका उत्तर हो जाएगा। एस्कीमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए, एस्कीमो जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में अर्थात ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। एस्कीमो जनजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है। ये मुख्यतः क्या करते हैं? जो सील मछली है उसका शिकार करते हैं, या फिर वहाँ पाए जाने वाले एक विशेष किस्म के भालू का शिकार करते हैं, उनकी खाल आदि का उपयोग करते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय होता है शिकार करना। सी इसका उत्तर है। इग्लू किसके मकानों कहा जाता है? तो इन्हीं के मकानों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, एस्कीमो के ही मकानों को। केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है, तो केवलादेव ये राजस्थान में स्थित है। जल का अधिक वाष्पीकरण या सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण महासागर से होता है। महासागर सबसे ज़्यादा भाग पर विस्तृत है, तो यहीं सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण हुए होता है। भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में भारतीय रेल व्यवस्था प्रथम स्थान की, जो प्रथम अर्थात एशिया की तो सबसे बड़ी है, लेकिन विश्व की किस नंबर की है? तो तीसरे नंबर की विश्व की है। तो विश्व की तृतीय सबसे बड़ी व्यवस्था है रेल व्यवस्था, भारत की जो है एशिया की प्रथम है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो आप उम्मीद है कि आप अवश्य बताएंगे
इस सवाल का उत्तर अवश्य देंगे कमेंट बॉक्स में। पहले और दूसरे स्थान में कौन है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना और इसको अनुमति देना दो चीज़ें होती हैं। तो निर्धारण तो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, लेकिन इसको अनुमति कौन देता है, संस्तुति कौन देता है इसको? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दोनों ही चीज़ों को आप याद रखिएगा। भारत में प्रथम रेल बम्बई एवं ठाणे के बीच कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। निम्न में से कौन 34 किलोमीटर लंबाई थी इसकी, ठीक है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो फ्रेस्का से याद रखिएगा, FRESCA, फ्रेस्का जो है ये 6 कुल लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रांसीसी या फ्रेंच, ठीक है, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, ठीक है, चाइनीज़ और अरबी। ये जो है 6 भाषाएं हैं। इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो जापानी नहीं है, ठीक। ये विभिन्न विद्रोह हैं। प्रभावित क्षेत्र किस क्षेत्र में हुए हैं? तो ये चुआर विद्रोह नागभूम और बीरभूम में हुआ था। कोल विद्रोह बहुत फेमस है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। अक्सर जब मिलान करने में आपको जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, अगर उनमें से एक दो भी आ गए तो आप बाकी को मिलान बहुत आसानी से कर लोगे। तो छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। कोया विद्रोह ये हुआ था रंपा क्षेत्र में। और खोंड विद्रोह उड़ीसा का प्रमुख, जो उड़ीसा का प्रभावित क्षेत्र थे इससे प्रभावित थे खोंड विद्रोह से। तो इसका क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4, ठीक है, 3, 2, 1, 4, तो 20 का उत्तर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। एकमात्र आप बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें जो एकमात्र अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है? हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड्स में स्थित है। 20 का उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? तो मोदी जी हर साल कब जाते हैं आप याद रखिए, भाषण वगैरह उनका, तो सितंबर में जाते हैं। सितंबर के ही जो तीसरा मंगलवार होता है उस दिन से अधिवेशन शुरू होता है। कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? जो क्रिकेट में रुचि रखते होंगे उनके लिए बहुत आसान है ये प्रश्न, ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है, उनको कीवी भी कहा जाता है इसलिए। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ये एरोप्लेन वगैरह में पाया जाता है। दुर्घटना जब होती है तो उससे संबंधित सूचना प्राप्त होती है, दुर्घटना के कारण के बारे में जानकारी देता है। तो ये नारंगी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने में से संबंधित है? तो 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका में छिद्र देखा गया था, जोसेफ फारमैन ने देखा था, ठीक है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र। ये अमेरिका के आकार का देखा था, अब याद रखें, बहुत बड़ा छिद्र, और हर साल लगभग बनता है, घटना होती है। अभी हाल ही में आर्कटिक में भी देखा गया है, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन, इससे संबंधित एक सम्मेलन होता है वियना कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है ना। वियना कॉन्फ्रेंस का ही एक अगला जो भाग होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में सामने आता है। ए, ये पहला प्रोटोकॉल था ओजोन परत से संबंधित, तो ए इसका उत्तर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोरिक। रोरिक नहीं दिया है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, देविका रानी सबसे पहले इन्होंने पाया था। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज अभी जो लास्ट पाया है, किसने पाया है? अमिताभ बच्चन जी ने पाया है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? ये भी प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, तो ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थापित है। भारत का प्रथम, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर या ऊर्जा गृह स्थापित किया गया। सुमेलित कौन सा, सुमेलित करिए इसमें से, बताइए कौन सा सही होगा? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, अवध किसान सभा, ठीक, इसके बाद इसमें मनमुटाव कुछ लोगों में फूट पड़ी तो 1920 में अवध किसान सभा। अखिल भारत किसान सभा 1936, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 और 3, 2, 1, 3, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है यहाँ पे। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, अर्थात मंदी जब हो, अर्थात इस समय केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? आपने देखा ना, रिवर्स रेपो रेट आदि जो है, ब्याज वगैरह जो है घटा रहा है,
इससे क्या होगा, तरलता बढ़ेगी मार्केट में। तो सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, यही काम हो रहा है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा। सस्ती मुद्रा नीति मतलब ब्याज दर को सस्ता कर देना, जो ब्याज दिया जाता है उस पे उसको। चलिए, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो है, तो काराकोरम राजमार्ग जो है ये पक्की सड़क है जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग भी माना जाता है इसको। पाकिस्तान और चाइना को ये जोड़ती है। खुंजराब दर्रा है ना, खुंजराब दर्रा याद रखिएगा, ठीक है, उसी से होकर ये गुजरती है सड़क। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है। ध्वज पर ही उसका मानचित्र अंकित रहता है, तो कैमरून वो देश है, ठीक है। निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो जैसे घुड़दौड़ हो गया, साइकिल वगैरह दौड़ हो गया, इन सब से संबंधित जो खेल हैं उनके ज़्यादा बड़े मैदान होंगे। तो इनमें जो है पोलो जो है ये सबसे बड़ा इसका मैदान होता है। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ऐतिहासिक भवन है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। इसको सचिवालय, ये भी राज्य का सचिवालय भी है, सचिवालय भवन भी है, इसको राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? तो भारत जैसे विकासशील देश में कृषि की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। जनाधिक्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कच्चे माल का निर्यात होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से कच्चे माल का निर्यात होता है, अर्थात औद्योगिक उत्पादों का कम से कम निर्यात भारत से होता है, भारत जैसे विकासशील देशों से, ठीक। तो इसका तीनों ही सही होंगे ये सभी। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो मसाला सबसे ज़्यादा केरल, ठीक है। केरल हालांकि अभी मसालों के उत्पादन में अन्य जो कोई राज्य है वो आगे हो गया है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद आंध्र प्रदेश है, लेकिन या शायद मध्य प्रदेश या गुजरात, इन्हीं में से कोई है। मैं आपको एक वीडियो जो खनिज वाला है और अनाज वाला है, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन वाला, उसमें ये चीज़ बता भी चुका हूँ। फिलहाल वो अपडेट करके मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी याद नहीं आ रहा है। केरल जो है ना, इसको संज्ञा प्रदान की गई है मसालों के बागान की। प्राचीन काल से ही इसमें मसालों का इससे निर्यात होता रहा है, व्यापार होता रहा है यहाँ से, तो महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको मसालों का बागान कहा जाता है। भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो पांडिचेरी। राज्य पूछेगा तो केरला, ठीक है ना। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया हुआ था, ठीक है। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो भारत का वर्तमान में अफगानिस्तान, लगभग वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी कुछ सीमा उससे आती लगती है, तो वहीं पर ये मुख्यतः वहीं संबंधित थे, अफगानिस्तान के थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, ये पहले विदेशी थे। भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? 2019 के पीसीएस में ही ये प्रश्न आया था। शक संवत, ठीक है ना, 78 ईस्वी शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है राष्ट्रीय संवत के रूप में। फोर्ट स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? चौथी जो राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को माना जाता है। बाकी तीन स्तंभ कौन से हैं? राज्य, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथा प्रेस को माना जाता है। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित? ओपन यूनिवर्सिटी देश की पहली वो नई दिल्ली में। कौन सी है? इग्नू है, विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। किसको गजलों का जनक कहा जाता है? तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो असम का मुख्य पर्व है बिहू। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? तो 3 बीघा गलियारा ये तब चर्चा में आया जब 2011 में इस क्षेत्र को भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दे दिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ये स्थान स्थित है 3 बीघा गलियारा। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? तो ये गोल्डन गर्ल जो है पीटी उषा की आत्मकथा है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? बहुत महत्वपूर्ण है, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी।
हरित जलवायु नीति की स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक जो है वो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। एक जो अजीब प्रकार की गंध आती है उसका कारण सल्फर यौगिक। अकबर के सेम यही अगर प्रश्न पूछा जाता आपसे प्याज के लिए तो उसका भी आंसर यही होता है, ठीक है, सल्फर यौगिक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो कौन था प्रमुख? मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनाल जो है ये लौंग के तेल में पाया जाता है, प्रमुख घटक है। हैलोजनों में अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपक्रिया कौन करता है? तो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन, ठीक है, इनसे संबंधित जो थे कैप्टन स्लीमैन थे। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमने आपको बताया था भूगोल वाले वीडियो में, याद होगा, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध, ठीक है, कर्नाटक में। सूची फर्स्ट में विद्रोह का नाम, सूची सेकंड में उस विद्रोह संबंधित तथ्य दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करें। तो ये प्रमुख विद्रोह हैं और किससे इससे संबंधित जो है तथ्य दिए हैं, तो कौन सा किससे संबंधित है? सन्यासी विद्रोह जो कि भारत का पहला प्रमुख विद्रोह माना जाता है, सन्यासी विद्रोह को, तो ये जो है तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगा प्रतिबंध, तो ये तथ्य इससे संबंधित है। वेलुथंपी विद्रोह जब तात्कालिक दीवान जो था उसको हटाने की मांग इससे संबंधित है। गडकरी विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था, तो अंग्रेजों का कोल्हापुर पर अधिकार से संबंधित है विद्रोह। और पागलपंथी आंदोलन जो है ये इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा से संबंधित है। तो ये चारों ही ABCD इसका जो हो जाएगा सन्यासी का तीर्थ स्थानों पे A का 4, B का 3, नहीं B का 1, C का 3 और पागलपंथी का 2, 4 1 3 2, ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा B। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड, ठीक है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, IAS के एग्जाम में ये पूछा गया था। C इसका उत्तर। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है? तो अल्फा किरेटिन ये ऊन में उपस्थित होता है, ठीक है, अल्फा किरेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो लौह चुंबकीय मतलब बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ, अनुचुंबकीय जो थोड़ा आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ, प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो कौन सी एक प्रकृति में अनुचुंबकीय? लोहा तो लौह चुंबकीय है, ऑक्सीजन ये अनुचुंबकीय है, ठीक है ना, प्रकृति में। बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब जो हैं ये प्रतिचुंबकीय है, ठीक। इसका जो उत्तर होगा C। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की, बिल्कुल सही है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही सरदार पटेल की। दूसरा है बारदोली असत्य पूछा है, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई, ये गलत है, 1860 में, ठीक है ना, 1860 में जेम्स विल्सन, नाम याद रखिएगा, जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। तो बजट प्रणाली की पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था 1860 में, न कि 1865 में, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा प्रांतीय वित्त प्रशासन को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें C आपका जो है उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन जो है इसका सबसे ज़्यादा ईंधन वैल्यू होता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये
जो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, अर्थात कौन कहाँ पाया जाता है? तो टीक जम्मू कश्मीर नहीं पाया जाता, गलत है ये, ठीक है। देवदार मध्य प्रदेश का नहीं है, बिल्कुल गलत है, बल्कि ये उल्टा हो जाएगा, देवदार जम्मू कश्मीर, टीक मध्य प्रदेश। चंदन केरल, ये भी गलत है, कर्नाटक में चंदन पाया जाता है। सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये सही है, ठीक है, इसी के नाम पे सुंदर वन पड़ा है जो डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का है, तो डी इसका उत्तर है। सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है वहाँ पे। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? प्रतिरोपण विधि से आपको पता है, प्याज की खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो इनमें से वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति, तो आपको पता है परिसंपत्ति क्या होता है, अर्थात अगर हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं तो आपकी कुछ संपत्ति या साख या कुछ भी ऐसा जो हमारे पास आपका मौजूद हो उसको परिसंपत्ति कहा जाता है। तो किसानों को ऋण देने के लिए किसानों की साख होना आवश्यक है, तो वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति क्या हुई? किसानों की साख, ए इसका उत्तर है। भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब से हुई? तो पत्र मुद्रा जो है भारत में 1862 से स्टार्ट हुआ, बी इसका उत्तर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत, हमने चर्चा की आपसे, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये अच्छा प्रश्न है, मणिग्राम इसका उत्तर होगा, ठीक है। प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को मणिग्राम कहा जाता था। निम्नलिखित में सुमेलित हैं, तो चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बना। चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज में एकमात्र सिक्का 1835, ठीक है, ये एक ही होगा इसका। पेपरी करेंसी एक्ट ये 1861 में आया और 1862 से पत्र मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ भारत में, तो ये भी दो भी सही है, ठीक। गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना 1900 में हुई, ये भी सही है। सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था 1893 में की गई, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गए, तो ठीक है, क्रम से ही सही हो गया, 1 2 3 4, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भू परपट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा भू परपट्टी पे कौन पाया जाता है? तो ये आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बी इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कोई परिवर्तन चाहते हो, कोई आपकी डिमांड हो तो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे भी हम पोस्ट के माध्यम से चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, तो आप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। मुख्य परीक्षा के लिए एक नया चैनल बना दिया है आपके लिए, जिस भी परीक्षा की आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो उस चैनल पे आपको मिलेगी। अभी हालांकि वीडियोज़ अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन एक वीडियो हमने परिचय वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है मैंने, उसमें उसको ओपन करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बहुत दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।